8 मार्क क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होता है वो मैं हाँ दोबारा जी। से मेंशन कर देता हूँ आपके। 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 मार्क्स फॉर एप्लीकेशन एंड 4 मार्क्स फॉर एनालिसिस। ठीक है। इस इनकी आपने डिवीजन कर देनी है 2 पार्ट्स के अंदर। अच्छा। एनालाइज टू बेनिफिट टू पेयर ऑफ कंटीजेंसी प्लानिंग। काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन मेंशन कर देंगे। वो आपको रिक्वायर्ड नहीं होती, आप लिखो ना लिखो उसकी वैल्यू नहीं है। असल जो वैल्यू है ना वो इन दो बेनिफिट्स की है। अच्छा। सबसे पहला पॉइंट क्या बताया आपने? क्विकर एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। ठीक है, इसके अलावा? तो ये जो कि स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर जो भी पब्लिक रिलेशन होता है उनको रीश्योर करता है कि कुछ भी बुरा होता है ना, मतलब स्टेक होल्डर्स कर लो वैसे, कि कुछ भी बुरा होता है तो कंपनी सर्वाइव कर सकती है। जैसे कि एक बैकअप सप्लायर रख लें ये लोग अपने। रेपुटेशन को मेंटेन रखना है यार, ब्रांड इमेज को मेंटेन रखना। इसकी ब्रांड इमेज मेंटेन रहेगी मेरे ख्याल से, तो एक ये पॉइंट हो सकता है। इसके अलावा? और देन Prepared for uncertain situations. वो तो हो गया, वो मेरे तो में आ गया बेनिफिट वो तो इसकी डेफिनेशन हो गई ना, लेकिन बेनिफिट क्या होगा आपको? मेरे पास भी यही थे क्विकर एंड लाइक मेरे पास सोचा चाहिए कि क्विकर एंड मोर इफेक्टिव रिस्पॉन्स टू क्राइसिस। क्योंकि देखो जैसा कि ना यहाँ पे पर है कि करीना का जो इनिशियल रिस्पॉन्स था ना वो डिले हो चुका हुआ था। और उसमें ये था कि वो ना इन्वॉल्व था, वो सप्लायर को ब्लेम करने लग पड़ रहे थे, ठीक है ना। तो इससे जो पेयर की जो क्वालिटी है, क्वालिटी की जो रेपुटेशन है ना वो सब पे भी डैमेज हो चुकी हुई थी। अगर इनके पास कोई पहले ही प्री एग्जिस्टिंग कंटीजेंसी प्लान होता ना, ठीक है ना, तो इनके पास पहले ही एक पब्लिक स्ट्रेटजी या पब्लिक रिलेशन स्ट्रेटजी को कोई हैंडल करने के लिए कोई इनके हम्म। पास ना तरीका और था, बट इनके पास नहीं था। ठीक बिल्कुल। है ना। तो अब जो इनसे गलती हो गई ना इसकी वजह से इनकी जो सेल्स है वो लूज हो गई है, ठीक है ना, फ्रॉम होटल कस्टमर्स। और जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट है ना वो भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाए अपनी इस गलती की वजह से ये लोग ना। बेहतरीन तो हो गया। ये जो, हाँ ये चीज अगर इन लोगों ने एक बनाया होता ना प्लान अपना पहले ही, तो ये फेस ना करते ये चीजें। ये बहुत अच्छा आपने एप्लीकेशन पॉइंट दिया है कि आपने उसको लिंक कर दिया डायरेक्ट कि उन्होंने प्लानिंग नहीं की हुई थी, उन्हें चाहिए था प्लानिंग करके रखते। ठीक है। हाँ जी तो इसकी साथ में मार्किंग स्कीम भी हम लोग देख लेते हैं, साथ साथ चलते हैं। जी जी। हाँ मार्क इसके साथ खोलो ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन फिर वेट करो ना, पहले हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर ले फिर मार्क स्कीम में देख लें। अच्छा, मजीद पॉइंट्स? ब्रो, बेटर कस्टमर सर्विसेज। हाँ जी। बेटर कस्टमर सर्विसेज वो किस तरीके से? वो किस तरीके से कि मतलब लाइक आपकी सप्लाई या मतलब प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होगी और आप ऑन टाइम डिलीवरीज करोगे। ठीक हो गया। कोई भी मसला आता है आप लेकिन आपके पास बैकअप होगा तो आप उसको यूटिलाइज कर लोगे और अपना काम चला लोगे। बिल्कुल ठीक है, यही पॉइंट आप इससे लिंक कर सकते हो जो आपने पॉइंट दिया था कि मेंटेन ब्रांड इमेज कैसे होगी। कि वो क्विकली उसको रिस्पॉन्स करेगा, उसके पास बैकअप होगा सारा कुछ, तो रिकवर करने में से जो है उसके पास सारी चीज़ें अवेलेबल होगी। तो वो हम्म। जो डिलेज आ सकते हैं, मिसहैप आ सकते हैं दूसरे कस्टमर्स के साथ, उसको फौरी से सॉल्व कर लेंगे। इसकी वजह से जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमर लॉयल्टी है, वो मेंटेन रहेगी, ब्रांड इमेज को इतना नुकसान नहीं होगा, और वो इजीली जो अपनी मार्केट शेयर है उसको रिकवर कर यार सकते हैं। इब्राहिम को ऐड कर दो, मोहसिन भाई। इब्राहिम लेट मौसम आ भाई, गया। एक वो बेनिफिट वाला ये भी होगा कि ये जो है ना स्टेक होल्डर्स को ना रीश्योर करेंगे, बट मतलब स्पेसिफिकली ना इन्वेस्टर्स को, हम्म। ठीक है ना। वो इस तरीके से करेंगे कि ये लोग डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं कि जो पेयर है ना उसने पहले ही रिस्क वगैरह ना आइडेंटिफाई करने लग पड़े हैं, मतलब उनके पास आइडेंटिफाइड रिस्क है, ठीक है ना। और हाँ 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 वो हाँ। ये भी जानते हैं कि यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड या सेफ्टी फेलियर्स हो सकते हैं। हम्म। और इसका इन लोगों ने क्या बना के रखा है जो कि बिजनेस को
इन्वेस्टर के सामने स्टेबल रखेगा, ठीक अच्छा है ना। एक और हाँ जी। इससे ये होगा कि ये जो एक सक्सेसफुल क्या कहते हैं बिजनेस का कंटिजेंसी प्लान है, ये कॉन्फिडेंस है, ये लाइक करीना को एक नेसेसरी कैपिटल दे सकता है उसके बिजनेस के फ्यूचर ग्रोथ के लिए। सही हो गया। इसी से मिलता जुलता एक पॉइंट मेरे जेन में आया है, अगर एक बिजनेस ने कंटिजेंसी प्लानिंग की हुई है तो जो जी जी। शेयर होल्डर्स हो गए वो हैप्पीली इन्वेस्ट करने में इसके अंदर हो गए कि वो इन्वेस्ट करे इसके अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर कोई भी मिसहैप होता है, कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है, तो इनके पास प्लानिंग भी है, बैकअप भी सारा कुछ पड़ा हुआ है, तो ये इजीली हाँ जी। रिकवर कर सकते हैं और ज़्यादा लॉस नहीं होगा इन फ्यूचर। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट है, बेहतरीन। आप लिंक कर सकते हो इधर। ये आपने और बेहतर कर दिया मेरे पॉइंट को। सही हो गया। तो अब इसकी हाँ जी। मार्केट थीम देख लेते हैं। हाँ जी, मैं कैसे बोलो यहाँ बात। पे वही बता रहे हैं, 2 मार्क्स फॉर नॉलेज, 2 फॉर एप्लीकेशन, 4 फॉर एनालिसिस। ये वही पॉइंट आ गया, ओनली रिवॉर्ड बेनिफिट। आप डेफिनेशन लिख देते हो, उसके नंबर नहीं होते, आपने इधर जो पॉइंट्स उसने पूछे ना, आपने वो लिखने हैं। डेफिनेशन लिखने का नंबर कटेगा तो नहीं ना वैसे, अगर मैंने गलती से लिख दे। डेफिनेशन, अगर सिर्फ डेफिनेशन लिखते हो तो उसका एक नंबर आपको ये मिल गया इधर, ठीक है। लेकिन अगर आपको पूरे नंबर चाहिए नॉलेज के, तो आपको दोनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ठीक है जी। ठीक हो। तो contingency planning is a plan for preparing an organization resources for unlikely events, ये इसकी definition है। knowledge of benefits to pair of contingency planning minimizes the negative impact on the business of a major disaster of event, may reassure stakeholders, ये वही बात आ गई, stakeholders में आपकी शेयर होल्डर आ जाती है, ठीक है, आपके कस्टमर्स भी आ जाते हैं, आपकी एम्प्लॉयज भी आ जाते हैं, क्योंकि बैटरी जो कस्टमर के पास जाके फटी है, वही बैटरी हो सकता है फैक्ट्री के अंदर जब मैन्युफैक्चरिंग हो रही हो तब उसके अंदर कोई नुकसान हो जाए। Public relations response to a disaster is more likely to be quick and effective. Contingency planning process can help reduce the chances of disaster happening. ये भी अच्छा पॉइंट है कि वो पहले से इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे। अच्छा जी, पेंडेमिक इम्पैक्ट ऑन बिजनेस, ये सारे पॉइंट्स वो बता रहा है जो कि आपने केस स्टडी से लिंक करने हैं। द बैटरी फायर, इसका आप जिक्र कर सकते हो, जिससे उनकी रेपुटेशन के ऊपर इफेक्ट आया काफ़ी ज़्यादा। डिलेड रिस्पॉन्स ऑफ करीना टू बैटरी फायर, ये इनअप्रोप्रिएट मेरा रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ आ पेयर। गया। हाँ जी, इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स ऑफ पेयर बाय जस्ट ब्लेमिंग द सप्लायर। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है कि पेयर ने अपना सारा ब्लेम ना सप्लायर के ऊपर डाल दिया कि सप्लायर की गलती थी, सप्लायर ने चीज़ गलत थी। लेकिन इनका भी बनता है कि ये सप्लायर ऐसा सेलेक्ट करे जो कि क्वालिटी एश्योरेंस वगैरह दे, या फिर ये इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड करें। लिंकिंग फायर टू क्वालिटी एश्योरेंस, अब इन्होंने अपनी पॉलिसी भी चेंज कर दी, क्वालिटी चेकिंग की एश्योरेंस की तरफ वो शिफ्ट हो गए, तो उससे भी इन्हें फ़ायदा हो सकता है कि ये ऐसे जो एरर्स वगैरह वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लें। Disruption to global trade such as imposition of tariff, contingency planning could have reduced chances of fire by including cut-off device in the robot। अच्छा, ये सारे पॉइंट्स आपने मेंशन नहीं करने, आपने इसमें से 2 पॉइंट्स मेंशन करने हैं, और मेंशन करने का मतलब ही यही है कि आप अपनी केस स्टडी को लिंक कर रहे हो। एनालिसिस, एनालिसिस हमेशा आपका चेन ऑफ एनालिसिस होना चाहिए, जिसके अंदर आपने 3 चीज़ों के ऊपर फोकस करना है, जिसके अंदर आपके पास सबसे पहले आपका कॉज़ आ जाता है, इम्पैक्ट आ जाता है, और इवेंचुअली उसका जो कॉन्सिक्वेंस हो सकता है वो आ जाता है। कॉस्ट जो है वो आप पहले ही अपना बता चुके होंगे एप्लीकेशन नॉलेज के अंदर, फिर आपने इम्पैक्ट से शुरू करना है और कॉन्सिक्वेंस भी खत्म करना है। अगर आप सिर्फ इम्पैक्ट तक लिखते हो ना, तो आपको लिमिटेड नंबर मिलेंगे। अगर आप उसको पूरा लेके चलते हो, तो आपको जो लेवल 2 एनालिसिस है उसके नंबर मिल जाएंगे। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल्स दी हुई है। कंटिजेंसी प्लान वुड हैव enabled a more effective response
from pair to the battery fire, thus reducing the risk of loss of sales from hotels and therefore result in less serious effect on profits. बहुत आसान सा है, आपने बहुत लंबे लंबे पैराग्राफ नहीं लिखने, आपने 2 लाइनों के अंदर अपना एनालिसिस दे देना है। Knowledge that pair carries out contingency planning would reassure customers, making them more likely to lease robots from pair। ये पॉइंट उसी से लिंक हो रहा है स्टेक होल्डर वाले से, क्योंकि कस्टमर जो है वो भी आपका स्टेक होल्डर है, thus increasing profits। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, अगर आप लोग नोटिस करो, सिर्फ इतना सा पॉइंट मजीद लिखने से ना आपके 2 नंबर सिक्योर हो जाते हैं। ये शो करता है कॉन्सिक्वेंस कि अगर उन्होंने ये किया होता तो उसकी वजह से कस्टमर का जो उनके ऊपर एश्योरेंस है, उनका जो ट्रस्ट है वो बिल्ट होता, ये आपका इम्पैक्ट हो गया और उस इम्पैक्ट की वजह से इनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाते हैं, ये कॉन्सिक्वेंस है। The lack of contingency plan resulted in a delayed response from pair to the battery fire. This could harm their reputation for quality and result in loss of sales. A contingency plan would reassure investors and make it more likely a public flotation of shares would be successful, therefore helping Garena with her future growth plans। ठीक है, ये एंड में जो पॉइंट हमने डिस्कस किया शेयर होल्डर वाला, वो वाला भी आ गया यहाँ पे। तो आपके जो सारे पॉइंट्स आपने डिस्कस किए ना वो बिल्कुल ठीक थे, बस तरीका ये है कि आपको लिखना आना चाहिए, उसको डेवलप करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनालाइज टू बेनिफिट्स टू पेयर ऑफ इट्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हम 8 मार्क्स। ठीक है, इसका ये है कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होगा ना तो एक हायर एम्प्लॉय मोटिवेशन या रिटेंशन होगी, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेट करते हो ना और इनकरेज करते हो पार्टिसिपेशन वगैरह, ठीक है, इसकी वजह से ये फायदा हो रहा है कि जैसे कि आप लोग टेबल पे देख सकते हैं, जो ऊपर पैराग्राफ है वहां पे ना लेबर टर्नओवर रेट है ना, ठीक है ना, वो 4% है 2024 के अंदर। ठीक है, और इससे ये होता है कि जो आपकी रिक्रूटमेंट कॉस्ट वगैरह है ना, ट्रेनिंग वगैरह मौसम भाई, वो रिड्यूस हो गया है, जिससे आपका डायरेक्टली पे का जो प्रॉफिट मार्जिन है ना इंक्रीज होने लग पा रहा है, और इससे काफी हाई प्रोडक्टिविटी मेंटेन रहेगी और जो कि थे 2100 यूनिट पर वर्कर इन 2024। ठीक हो गया। इसके अलावा कोई पॉइंट? एक चीज आता है एफिशिएंसी तो इंप्रूव होगी आप ब्रो, जी, लेस लेबर टर्नओवर रेट होगा, हायर मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉय होगा। अच्छा, मोस्ट भाई एक आप मुझे आता है, बट आपको एक्सप्लेन करना पड़ना वो पॉइंट आगे से कि इसके जो ऑर्गेनाइजेशन जो असल में मैट्रिक्स वगैरह का बताया था, और रिलेटिवली इसका जो फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर था, इससे ये है कि इसकी जो है ना मार्केट की जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी, सही है, इनोवेशन की स्पीड भी इंक्रीज हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ना जो है ना फ्लैट है वो, कह लो जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको सही मुझे है। एक्सप्लेन नहीं करना है अभी। ज्यादा स्किल वर्कर्स होंगे इनके पास। वो कैसे बेनिफिट है इसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का? स्पीड वाला के वो जो अब्दुल बता यार रहे हैं। देखो ना, जब आप मैनेजर से लेके एम्प्लॉय को तक अथॉरिटी दोगे हम्म, तो वो सीखेगा तो सही ना, सीखेगा तो एफिशिएंसी भी अच्छी रहेगी। ठीक है, तो ये आप एप्लीकेशन और एनालिसिस का पॉइंट बता रहे हो, अभी हम लोग नॉलेज को डिस्कस कर रहे हैं। वो तो फिर लेस लेबर टर्नओवर होगा, हाई उससे मोटिवेशन फॉर एम्प्लॉयज, वो एफिशिएंसी। ठीक ये है। भी कंट्रोल सारे आपके एनालिसिस के कंट्रोल पॉइंट्स हैं। कंट्रोल बेहतर है। हाँ, बेहतरीन पॉइंट कंट्रोल दिया है, बेहतर है, आपका हाँ कंट्रोल जो है वो मोटिवेशन। मेंटेन जिसकी रहेगा। वजह से डिसकॉनमीज नहीं हो। कंट्रोल, इसके अलावा आपकी जो मैनेजमेंट है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इजी टू मैनेज। ठीक है, इसके इजी टू अलावा मैनेज। जब हर स्ट्रक्चर एम्प्लॉय बने होते हैं मोटिवेशन। अलग कम्युनिकेशन अलग तेज होगी। हर अलग हर अलग 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 बंदे को डिपार्टमेंट्स अपना बने रोल होते पता हैं, तो सबको अपना रोल पता है, सबको अपना ऑब्जेक्टिव पता है। हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल। तो जो इन्होंने अपने टारगेट्स बनाए हुए हैं, एम्स बनाए हुए हैं, वो अचीव करना इजी हो जाता है। जी। ठीक है, बिल्कुल। अब ये देखो ऑलरेडी। ना, हमारे पास टारगेट की पीछे बात हम लोग कर रहे थे मिशन स्टेटमेंट में, तो वो जब मिशन स्टेटमेंट सब स्ट्रक्चर के अंदर डिवाइडेड होगा और सब डिपार्टमेंट अपने अपने काम के ऊपर वर्किंग कर रहे होंगे, तो उसकी वजह से फायदा होगा ना, उसकी वजह से आसान होगा उसको अचीव करना, उसकी वजह से एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और डेलीगेशन होगी, सारा कुछ होगा।
तो आपने नॉलेज से स्टार्ट करना है और उसको फिर एप्लीकेशन और एनालिसिस तक लेके जाना है। आप लोगों ने स्टार्टिंग में जितने पॉइंट दिए थे ना, वो सारे एप्लीकेशन एनालिसिस से लिंक कर रहे थे। लेकिन हमारा जो मेन पॉइंट है, मेन कंसर्न है, वो नॉलेज है। आप जब तक नॉलेज नहीं मेंशन करोगे ना, आपको आगे नंबर नहीं मिल सकते, क्योंकि वो लिंक करने के लिए आपके पास जो कॉज है वही नहीं होगा। इसके अलावा क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? मौसमी वो एम्प्लॉय यार टिप मोटिवेशन रिटर्न वाला पॉइंट सही था कि नहीं था? वो बिल्कुल आपका पॉइंट सही है, लेकिन वो नॉलेज के अंदर नहीं आएगा। मैं मतलब अगर मैं उसको लिखूं सच एज कि हायर एम्प्लॉय मोटिवेशन एंड रिटेंशन। नो। आप अगर उसको डेवलप कर सकते हो तो फिर पॉइंट सही है। मैं तो ना लाइक जैसे वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना वो डेलीगेट कर रहे हैं और पार्टिसिपेशन ना इनकरेज कर रहे हैं। और ये स्ट्रक्चर है जिसने इनकी जो लेबर टर्नओवर रेट है ना 2024 में सिर्फ 4% कर दी थी। और वही मैं बता रहा था कि उसकी वजह से रिक्रूटमेंट कॉस्ट और ट्रेनिंग वगैरह की कॉस्ट कम पड़ती है, जिससे इनका जो प्रॉफिट है डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है, प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रही है और हाई प्रोडक्टिविटी हो रही है। जैसे ठीक कि हो वो गया। हमने डिवाइड नहीं था किया 1,05,000 को 50 पे, तो 2100 यूनिट्स बन रहे थे, तो मतलब एक जो है ना वो राइट सर। 21 यूनिट यूज कर रहा है। ठीक हो गया। यहाँ बेटर पे भी ये डिसीजन मेकिंग भी तो आ सकता है। यहाँ पे भी इन्होंने किया। हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट दिया। किसने दिया? अब्दुल्ला। ठीक है, बेटर डिसीजन मेकिंग। अब बेटर डिसीजन मेकिंग इस तरीके से होगी, जब डिपार्टमेंट्स अलग अलग हुए ना, डिपार्टमेंट्स को भी आप इस पॉइंट से लिंक कर सकते हो, फंक्शनल डिपार्टमेंट से। जब फंक्शनल डिपार्टमेंट बने हुए हैं, R&D बना हुआ है, फाइनेंस का बना हुआ है, HR बना हुआ है, तो बेटर डिसीजन मेकिंग होगी, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने क्या, जो उनका टास्क है उसको कैसे अचीव करना है। इससे और वो भी सारे एक्सपर्ट हैं अपने अपने डिपार्टमेंट में। बिल्कुल। और क्योंकि ये बात है ना, फाइनेंस का बंदा आके ऑपरेशन में कोई चीज़ नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं पता ऑपरेशन में मैनेजमेंट कैसे होनी है, ऑपरेशन के वर्कर्स कैसे हैं। ठीक है? इससे आप इसको ये भी बता सकते हो कि अथॉरिटी जो होती है ना, वो फिर जो डायरेक्टर है उसका मेन उसके पास होती है, और वो इजीली डेलीगेट भी कर सकता है। इसको फिर आप आगे फर्दर मोटिवेशन से लिंक कर दो। आप ये कह सकते हो डिसीजन मेकिंग बेटर होगी, तो जो कॉस्ट है वो नहीं, एरर्स नहीं होगी, मिस्टेक्स नहीं होगी, लॉसेस जो है वो नहीं होंगे, इनका प्रॉफिट लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये आपका एनालिसिस हो जाएगा। बात खत्म। ठीक हो गया। तो नॉलेज में यहाँ पे बात हो रही है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज द इंटरनल फॉर्मल फ्रेमवर्क ऑफ अ बिजनेस दैट शोज द वेज इन विच मैनेजमेंट इज organized and linked together. Flat organization structure has few levels of hierarchy and wider span of control. Matrix structure brings expertise from different functional departments together for a project. Functional structure splits an organization into departments based on area of responsibility such as marketing and operations. ठीक है, ये डेफिनेशन है सारी। हमने नॉलेज की बात करनी है। मे एम्पावर मोटिवेट एम्प्लॉयज एज डेलीगेशन इज मोर लाइकली। फ्लैट की बात हो रही है। क्विकर कम्युनिकेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्होंने दिया है और अच्छा पॉइंट दिया है, क्योंकि ऊपर बात हुई थी कि ये एक फ्लैट स्ट्रक्चर है। तो फ्लैट और टॉल में फ़र्क ये होता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो काफ़ी ईज़िली हो जाता है। मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। अब ये क्यों होगा? क्योंकि डिपार्टमेंट बने हुए हैं ना, और अथॉरिटी एक के पास है, तो वो उसके ऊपर जल्दी एक्शन ले सकती है। अगर कोई डिपार्टमेंट नहीं बना हुआ और सब एम्प्लॉयज़ अपना-अपना काम कर रहे हैं, तो उनको चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैट्रिक्स emphasis is placed on the team rather than the place of the individual in the hierarchy. Matrix structure utilizes employee skill to contribute to the project. Functional encourages employees to become specialists and increase efficiency. Functional departments are led by managers who are specialists in the functional area. ठीक है? आप लोगों ने इन सब पॉइंट्स की बात की थी, मोटिवेशन की भी की, डेलीगेशन की भी की, स्पेशलिस्ट की, एम्प्लॉय की स्किल की भी की, सारी चीज़ों की है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो, लेकिन आपने उनको डेवलप करना है। ठीक है? फिर एप्लीकेशन में पीछे से बात हो रही थी लो लेबर टर्नओवर की, वो पॉइंट आप लिख कर सकते हो। प्रोडक्टिविटी की कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी आप मेंशन कर सकते हो निकाल के।
इनोवेशन 18 मंथ डेवलपमेंट पीरियड फॉर डेलबॉट, ये इनका एक एम था, प्रोजेक्ट था, इसको आप लिंक कर सकते हो। स्पीड ऑफ ब्रिंकिंग प्रोडक्ट्स टू मार्केट 8 वेरिएंट्स, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस, फिर R&D, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एनालिसिस Matrix structure brings expertise from different functional areas to work together on project, resulting in a reduction in the development time of new products। के जो टाइम लगेगा वो आपका बच जाएगा, एक पॉइंट हो गया इम्पैक्ट। इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देयरफॉर दिस रिजल्ट्स इन पेयर बीइंग मोर रिस्पॉन्सिव टू चेंजेस इन द मार्केट एंड इंक्रीजेस सेल्स। इवेंचुअली सेल्स बढ़ जाएगी। मोर लाइकली देयर विल बी डेलीगेशन टू एम्प्लॉयज विच विल इंक्रीज देयर मोटिवेशन। जिदान, आप ये बात कर रहे थे ना मोटिवेशन की, तो ये आप देखो, ये मोटिवेशन का पॉइंट उसने एनालिसिस के अंदर मेंशन किया हुआ है। देयरफॉर दिस विल इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड इंक्रीज प्रॉफिट। Increased employee motivation results in lower labor turnover and therefore a reduction in cost leading to an increase in profit। अच्छा, अब आप ये भी चीज देख सकते हो कि दोनों एनालिसिस के अंदर ना उसने कॉन्सिक्वेंस सेम दिखाया है, प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो आप ये चीज भी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि आपने दोनों में अलग अलग बातें करनी है। ये तो बड़ी चीज है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, using the data in table 1 will calculate the labor productivity for 2024। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 3 क्वेश्चंस मिलेंगे A B C, ये तीनों आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो अगर में जो ये ए पार्ट है ये तो वही हो गया ना 1,05,50 में डिवाइड किया था। ये आपका आ जाएगा, निकाल लेते 2100 हैं हम यूनिट। लेबर प्रोडक्टिविटी 2024 की, इसको आप डिवाइड कर दो 50 से। लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है यार? आउटपुट ओवर लेबर। टोटल आउटपुट ओवर टोटल लेबर। हाँ जी। 2100 आंसर है इसका। इसका मेन इशू ये है कि अगर कैलकुलेशन गलत हुई तो 12 माह की वैल्यूएशन में बहुत इशू हो। ठीक है जी, यहाँ पे 2100 आ रहे हैं। ठीक है, इसके आपको 2 नंबर मिलेंगे। अगर आप सिंपल ये लिख देते हो ना और आंसर नहीं लिखते तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा। आप फॉर्मूला लिख देते हो तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, लेकिन अगर आप गलत आंसर लिखोगे तो उसके नंबर नहीं मिलेंगे। ये भी लिखा हुआ है, अगर आप 2023 की प्रोडक्टिविटी निकाल लो ना, उसके भी आपको जो है वो 2 नंबर नहीं मिलेंगे, 1 ही मिलेगा मैक्सिमम, क्योंकि फॉर्मूला उसके अंदर यूज हुआ है। Using the data in table 1.1, calculate the labor turnover of production employees in 2024। ये होगा आपका लेवल है करे मौसम भाई। इसका फॉर्मूला क्या है यार? हाँ देखो, नंबर ऑफ लीवर्स डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है ना। तो जो 2 लोगों ने छोड़ा है और 50 बंदे थे और उसको हमने 100 में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 डिवाइड बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 100 40% आ जाता है आपका। सिर्फ 4%। हाँ 4% 4% होगा। ठीक हो गया। अच्छा जी, इसका अब फॉर्मूला क्या लिखो भाई? इसका फॉर्मूला क्या बताया आपने? नंबर नंबर ऑफ ऑफ लीवर डिवाइडेड बाय एवरेज नंबर ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। वर्कर्स लीविंग ओवर एवरेज आएगा या टोटल आएगा? नहीं, एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आएगा ना। एवरेज नंबर ऑफ वर्कर्स यहाँ पे 50 एवरेज। मल्टीप्लाई बाय 100। 4% आंसर आ जाएगा आपका। ठीक हो गया। ठीक है, तो इसके आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। आप सिर्फ अगर इतना पार्ट लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा, इतना लिखोगे तो 1 नंबर मिलेगा। आंसर, सिर्फ आंसर लिख दो ना 4% भी, तो उसके 2 नंबर पूरे आपको मिल जाएंगे। अच्छा जी, evaluate whether the decision to introduce quality assurance is likely to be beneficial for payer। ये एक 12 मार्क क्वेश्चन है, तो इसकी पहले जो स्ट्रक्चर है वो देख लेते हैं।
2 नॉलेज, 2 एप्लीकेशन, 4 एनालिसिस और 6 इवैल्यूएशन। अच्छा जी। वेदर द डिसीजन टू रिड्यूस क्वालिटी एश्योरेंस लाइक टू बेनिफिशियल फॉर द पेयर। आपने क्वालिटी एश्योरेंस की डेफिनेशन लिख देनी है सबसे पहले। क्या डेफिनेशन होती है इसकी? ये 12 मार्क में डेफिनेशन जरूरी है क्योंकि नॉलेज के नंबर 2 हैं सर। नॉलेज के नंबर 2 है, लेकिन आपको डेवलपमेंट करनी पड़ती है। तो डेफिनेशन लिखने से ना अच्छा, डेवलपमेंट बड़ी अच्छी हो जाती है। ठीक ठीक ठीक, ठीक है। मैं समझ गया। तो क्वालिटी एश्योरेंस की बात हम लोग पहले भी कर रहे थे। क्वालिटी एश्योरेंस हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन इज पे द प्रोसेस जो है ऑफ ना वो क्वालिटी को चेक करते हैं। हाँ, इज द प्रोसेस ऑफ प्रिवेंटिंग मिस्टेक्स इन प्रोडक्शन बाय सेटिंग एंड मॉनिटरिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स थ्रूआउट द प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक हो गया। फिर हम इसके जो बेनिफिट्स हो सकते हैं ना, लाइकली बेनिफिशियल, उन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्वालिटी एश्योरेंस है इनको। हाँ जी। अब पता है क्या है, आप जब डेफिनेशन लिखोगे ना, आपको डेफिनेशन में दिखा देता हूँ। ये डेफिनेशन है। क्वालिटी assurance, a system of agreeing and meeting quality standards at each stage of production, contrast to quality control, which is checking based on inspection of the quality or a sample of products। ठीक है। हर प्रोडक्ट हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे चेक हो रहा है। तो जब आपके पास सामने डेफिनेशन लिखी होगी ना, आप इजीली उसके अंदर से बेनिफिट्स निकाल सकते हो, उससे मिलते जुलते। ठीक है। तो जब हर और स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्वालिटी चेक हो रही है, तो इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे ये बेनिफिट हो गया, पहली बात तो हाँ, इससे पहले ये फायदा कि जो है ना क्वालिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो एम्प्लॉयज पे शिफ्ट हो जाती है, बिल्कुल ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि ये वर्कर्स को ना मतलब डिसीजन मेकिंग एक क्या कहते हैं चार्ज दे देती है, हेल्प करती है उनको उनके यार ये प्रोडक्ट कॉस्ट करती सेविंग है। होगा, पहला नॉलेज तो हमारे पास ये भी हो सकता है। और इससे इनकी मोटिवेशन इंक्रीज हो सकती है। और इससे ये भी हो सकता है कि जो डिफेक्टिव KB1 रोबोट्स हैं ना मोहसिन भाई, जी। उसके नंबर रिड्यूस हो जाते हैं। और जैसा कि ये बिजनेस पेयर एक जैसा बिजनेस है, हम्म। ठीक है ना, जो कि रोबोट्स को लीसेस पे देता है होटल्स को, तो हाई क्वालिटी जो है ना काफी क्रिटिकल होती है। अच्छा, मैं आपको एक बेहतर व्यू दिखाता हूँ। आप ना यहाँ पे क्वालिटी एश्योरेंस को कंपेयर करो क्वालिटी कंट्रोल से। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल में क्या होता है, सारे प्रोडक्ट्स बनने के बाद एंड पे प्रोडक्ट की चेकिंग चेक होती है। होता है। और अक्सर कुछ हम्म केसेस में ना एंड पे बस कुछ सैंपल्स निकाल के ना 4-5 पीस निकाल के चेक कर लेते हैं। ठीक है। हम्म अब आपके सामने नहीं दो तो व्यूज आ गए। इसको एनालिसिस के पॉइंट में करना है कंपेयर। वहां पे नहीं कंपेयर करना है, यहाँ पे इस आंसर के अंदर ना आपने उससे भी पॉइंट्स उठा सकते हो बेनिफिट बनाने के लिए। वो कैसे? कि उधर तो एंड पे होता था ना। एंड पे होने का मतलब ये है कि पूरा हाँ प्रोडक्ट आपका मतलब तैयार हो गया। हाँ ठीक ठीक है। एंड पे पता चला फॉल्ट है, तो फॉल्ट को रिकवर करने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे जब आप उसको बहुत ज्यादा। पहले ही आइडेंटिफाई कर लोगे ना, तो आपकी जो कॉस्ट है वो हम्म बच जाएगी। ठीक है। जो आपका लेबर लगेगा, टाइम लगेगा, वो सारी चीज़ें बच जाएगी। तो आप इसको टाइम सेविंग भी कह सकते हो। यानी आप क्वालिटी कंट्रोल के डिसएडवांटेजेस को यूज कर सकते हो। बिल्कुल, बहुत अच्छा पॉइंट दिया आपने। और फिर अगर आपने इसके हाउएवर है। देना हो तो ये कह सकते हैं जो क्वालिटी अश्योर के जो है कॉस्ट वो बहुत ज्यादा होती है शॉर्ट टर्म के अंदर। और एम्प्लॉय क्योंकि एम्प्लॉयज को जो है वो एक्सटेंसिव ट्रेनिंग वगैरह चाहिए होगी, ठीक है ना। और जरूरी नहीं कि हर एम्प्लॉय हाँ। जो है सही। वो चेंज को मतलब एक्सेप्ट कर पाए, क्योंकि स्लाइटली से ना प्रोडक्टिविटी में अगर आप लोग देखोगे ना तो थोड़ी सी कमी आई है। पहले 2125 यूनिट्स एवरेज कर रहा था, हम्म। तो अब 2100 कर रहा है, तो थोड़ी सी आई है लेकिन आई जरूर है। नहीं, एरर तो फिर भी ज़्यादा हो गए थे। हाँ आउटपुट अरे तो फेलिंग टू होता मीट है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स वो ज़्यादा हो गए थे। लेकिन यहाँ पे भी नहीं है तो कि इसका शॉर्ट टर्म, देखिए शॉर्ट टर्म की बात करें मोहसिन में कि शॉर्ट टर्म में हाँ, इनको प्रॉफिटेबिलिटी भी कम बर्दाश्त करनी पड़ेगी। और हाई शॉर्ट टर्म कॉस्ट भी इनको हाई फेस करनी पड़ेगी। सही हो गया। और आप ये भी कह सकते हो वैल्यूएशन में कि वो बढ़ी है, लेकिन साथ में आउटपुट भी तो बढ़ा ना काफ़ी ज़्यादा। नहीं, मैंने भी वैल्यूएशन पे नहीं मैं आया, अभी मैं एनालिसिस पे ही हूँ। सही हो गया। ठीक है। इसके वो अलावा क्या हो सकता है?
लिमिटेशन लिमिटेशन इसके अलावा ये हो सकता है कि मुझे ये प्रोडक्ट इतना इजी नहीं होता थोड़ा मैनेज करना। गाइड करोगे, ये लिमिटेशन हम किधर लिखेंगे? अच्छा ये एनालिसिस ये में देखेंगे। ये जो लिमिटेशन है ना, ये आपकी एनालिसिस एवेल्यूएशन के का बाद पार्ट है। एनालिसिस के बाद कर लो, या आपने एक पॉइंट मेंशन किया उसके बिल्कुल साथ आप कर लो। क्या मतलब कि एक किस्म की अजम्पशन होगी क्वालिटी इंश्योरेंस की? हाँ हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो अगर डिसएडवांटेज लिख के एक्सप्लेन करेंगे वो नेगेटिव एनालिसिस में आएगा। हाँ जी। ठीक है, ठीक है, समझ आ। आपने फॉर एग्जांपल लिखा कि जब पहली प्रोडक्ट चेक कर लिया जाएगी और उसके अंदर से एरर जो है वो निकाल दिया जाएगा, तो एंड पे आपकी जो टाइम लगेगा ना सारा वो सेव हो जाएगा। हाउएवर अगर उसके बावजूद भी ये वैल्यूएशन हो रही है साथ ही, हाउएवर उसके बावजूद भी अगर कोई एरर निकल आए ना, तो जिन वर्कर्स ने उनके ऊपर मेहनत की है ना, उनकी मोटिवेशन लेवल जो है ना वो इफेक्ट हो सकता है इसकी वजह से, जो कि उनका मोराल गिर जाएगा, उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है। ठीक है, एक पॉइंट ये है इसका, जब वो हर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन पे क्वालिटी चेक कर रहे हैं ना, तो आउटपुट जो है ना वो कम हो सकता है। अच्छा यार, एक और चीज है जी इसमें, इस तरह नहीं कर सकते मिसाल के तौर पे एक हमने पॉइंट लिख दिया कॉस्ट सेविंग का, ठीक है, और उसके बाद हम एडवांटेज लिखने की बजाय उसका एक डिसएडवांटेज लिख के एनालिसिस कर दे? बहुत अच्छा पॉइंट है। हम लोग कल ना कर ये सकते? कर रहे थे, कैंडिडेट रिस्पॉन्स देख रहे थे, तो उसके अंदर एग्जामिनर ने यही कहा था कि जो बेस्ट तरीका है ना इसको करने का वो यही है कि आप एक पॉइंट दो, उसकी एप्लीकेशन एनालिसिस करो, और साथ में उसकी जो नेगेटिव साइड है या लिमिटेशन है ना, जिसे एवेल्यूएशन कहते हैं, वो साथ ही बता दो उसकी, क्योंकि नहीं नहीं हमने नहीं, ये तो इवैल्यूएशन है ना जो आप कह रहे हो लिमिटेशन, हाँ मैं बात कर रहा हूँ नेगेटिव एनालिसिस। अच्छा, वो कैसे होगा? देखो ना, आपने आपने मिसाल के तौर पे डेफिनेशन को हटा दो, आपने दो नॉलेज पॉइंट यहाँ पे लिखने हैं, मतलब कि आप दो एडवांटेज लिखोगे, उसे एक्सप्लेन करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप एक पॉइंट लिखो कॉस्ट सेविंग का, और एक पॉइंट आप नेगेटिव एनालिसिस में ले जाओगे। आप एग्जांपल दो। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमने क्वालिटी एश्योरेंस करनी है, उससे कंप्लेंट्स जो है वो कम हो रही हैं। अब कंप्लेंट्स कम होने का मैंने आगे इम्पैक्ट बता दिया जी, कंप्लेंट्स कम होंगे उससे कस्टमर लॉयल्टी ज़्यादा होगी, उससे प्रॉफिटेबिलिटी होगी, उससे फ्यूचर में मार्केट शेयर ज़्यादा होगा। ये मेरा एनालिसिस पूरा हो गया। हम्म, अब मैं कहूँगा कि ऑन कॉन्ट्रेरी इसका एक डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा, वो ये है कि वर्कर्स अगर तो वर्कर्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, अगर वो इनएफिशिएंट है या रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो हम्म, उससे मार्केट शेयर या प्रोडक्ट में मतलब क्वालिटी इंश्योरेंस करने के बावजूद इशू आ सकता है, बहुत जिसकी अच्छा वजह पॉइंट से दिया उन्हें आपने। मार्केट में लॉस फेस करना पड़ेगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो हर एम्प्लॉय है ना, वो हो सकता है सही से चेक ना कर रहा हो। यही कहना चाह रहे हो ना आप, हम्म। कि हर इतना हर स्किल्स हाँ, है नहीं अब हर एम्प्लॉय तो नहीं इशू चाहता ना इशू कि भाई ये है। कोई ऐसे भी हो गया ना बीच में कि भाई चलो बन गया तो जाने दो आगे, तो हम्म। वो चीज़ आप लिख सकते हो। नहीं, कहने का मकसद ये है कि वो ये जो मैंने पॉइंट बताया, ये नेगेटिव का ये इवैल्यूएशन में काउंट होगा या नेगेटिव एनालिसिस में काउंट होगा? आपका नेगेटिव एनालिसिस इससे ये बनेगा ना, आपने पॉइंट लिख दिया कि एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय भी हो सकते हैं बीच में जो कि लॉयल नहीं है, ठीक है, डिसलॉयल है, और वो हाँ हाँ, इतना ठीक ठीक मेंटेन नहीं ठीक करते हैं चीज़ों को, तो उसकी वजह से ये करने ठीक है, के ठीक। बावजूद भी उनकी जो कॉस्ट है ना वो एट द एंड बढ़ेगी, और आप इसको एप्लीकेशन के लिए डायरेक्ट लिंक कर सकते हो कि उनकी जो ये क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है ना वो मज़ीद बढ़ता जाएगा। ठीक है? ठीक है, ठीक। फिर आप अच्छा एक अच्छा, और ठीक ठीक, एक और क्योंकि पॉइंट भी बता सकते हो हाँ ठीक। कि अगर क्वालिटी एश्योरेंस के ऊपर ये लोग बहुत काम कर रहे हैं ना, तो वर्कर्स के लिए जो वर्किंग हाँ कंडीशंस है ना वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाती है। अच्छा, हाँ ठीक है, पॉइंट ठीक है? ठीक है। तो आप इसको फिर लिंक कर सकते हो पीछे जाके इसके साथ,
लेबर टर्नओवर के साथ। मतलब आपको कहने का मतलब है अगर नेगेटिव एनालिसिस करना है तो उसका एप्लीकेशन और वो एनालिसिस के जितने कंपोनेंट्स हैं वो पूरे करने हैं ताकि उसे पता लगे कि ये भी हाँ, एनालिसिस ये बात है। अगर आप पूरा नहीं लिखते ना तो आपको फिर नंबर नहीं मिलने उसके। आप बेशक 1 पॉइंट लिखो, 2 पॉइंट लिखो, लेकिन उसको डेवलप करके लिखो। हम लोगों ने पीछे ये हाँ पढ़ा ना मैं समझ गया कि ठीक कॉन्सिक्वेंस ठीक तो है दिस 2 बॉय विल लफ्ज़ों का एंड इन 2 कॉन्सिक्वेंस मिनट्स होता है। इसकी वजह से नुकसान होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट होगा, सेल बढ़ेगी, ये होगा, वो होगा। वो चीज़ बच्चा स्किप कर देता है तो हाँ मार्क्स रह ठीक जाते हैं। ठीक है? मसल न्यू क्लास में आ ठीक गया, न्यू क्लास। एग्जामिनर जो है वो आपको और कहता है कि आपने 2 से 3 पॉइंट्स जो है ना वो लिखने हैं। हमने 2 से 3 पॉइंट्स लिख लिए इवैल्यूएशन इसके अंदर, एप्लीकेशन और ये वाला जो पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट जो है आपका। आपने 2 से 3 पॉइंट्स लिखे, साथ ही उसकी बेशक इवैल्यूएशन भी कर दी। अब एंड पे आपकी जजमेंट रह जाएगी। जजमेंट क्या होती है? इवैल्यूएशन। ठीक है, इवैल्यूएशन के पार्ट है। ठीक है, जजमेंट, कंक्लूजन। चलो अब नेक्स्ट कॉल। तेरी कॉल इज अबाउट टू एंड हाँ मसल। ठीक